तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द शिप फ्रॉम जहाँ पर मिलेनियम quantity cancel एनवायरमेंट के इशू को हैंडल करता है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस तरह की मम्मा यस ऑन 22 तो हम लोग मिलने ही वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपके लिए 10 घंटे की मैराथन लाइन कोशिश करूंगी कि 90% आपका पेपर 1 वहां से बने। पर ये 10-10 मिनट के वीडियोस बना रही हूँ सो दैट आज टाइम के अंदर आप सभी लोग कम समय में ज्यादा चीजें रिवाइज कर सको। इस पूरी कड़ी में मैंने अब लगभग इस पूरी प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें 10 मिनट में आप चीजें रिवाइज कर सकते हो। आज आप लोगों से मैं बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक है जिस पर 90% बच्चे ध्यान नहीं देते हैं एंड दैट इज स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। बहुत डर लगता है, नहीं समझ में आता है, पढ़ के ऐसा लगता है पता नहीं कहां से आ गया, पर आज इसको आसान करेंगे। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ में तैयारी करना चाहते हो पेपर 1 की या पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, तो आप दिसंबर वाले बैच के अंदर आ सकते हो। कंप्लीट फ्रॉम द बेसिक्स हम लोग दिसंबर के अंदर तैयारी कर रहे हैं, राइट। अगर बात की जाए तो स्टैटिस्टिक्स पर सबसे पहले देखो क्वेश्चंस आपके कैसे बनते हैं। आपके पास में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोवाइडेड होगा और आपसे पूछा जाएगा अगर 3 सब्ट्रैक्ट किया हर एक ऑब्जर्वेशन में से तो नया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा। अब वैसे तो देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जो है वो हमारे पेपर 1 वाली यूनिट से भी अटैच करके कर सकते हैं, मतलब मैथमेटिक्स वाली यूनिट में, जहां पर मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर आपके पास में हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर एक कॉमन अर्थमेटिक होता है, प्लस कुछ होता है, माइनस कुछ होता है, मल्टीप्लाई कुछ होता है, डिवाइड कुछ होता है, तो जो मीन होता है, जो एवरेज होता है, उसमें भी वही अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको लगा लेना होता है। 70 ऑब्जर्वेशन थी, आप लोगों के मीन को 47 बताया हुआ है और बोला है कि 3 सब्ट्रैक्ट हुआ है हर एक ऑब्जर्वेशन में से, तो जो नई आपकी मीन हो जाएगी वो हो जाएगी सिंपली 47 माइनस 3 दैट इज 44। तो पहली बात तो जो है ये ऑप्शन नंबर सी आपका वैसे भी कैंसिल हो जाता है। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमेशा याद रखिएगा आप कुछ भी ऐड करें, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, किसी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता है। रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन, अब क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज नहीं हुआ तो वेरिएंस या फिर आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस नहीं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इनमें कभी कोई चेंज नहीं होता है। बट अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात हो जाए तो जो भी आप लोगों का फैक्टर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। क्या हो जाता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो 9 था वो आप लोगों का कितना रहने वाला है, 9 ही रहने वाला है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन के ऊपर इसकी प्लेलिस्ट इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टाइप 2 क्वेश्चन देखो, टाइप 2 क्वेश्चन में देखो ऐसा आप लोगों से बोला जाएगा, आपके पास में मीन है और मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एक्स का बार। आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसको हम लोग रो से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपसे ये बोला जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो आपको यहाँ पर निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको निकालना है। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ, वैसे तो मैं आपके लिए अक्सर ऐसे वीडियोस बनाती हूँ बट याद रखना इस फॉर्मूले को एक बार दोबारा बता रही हूँ। जो भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा आप उसको उसकी मीन वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। तो जैसे हम लोगों को गिवन था 9 डिवाइडेड बाय आपने किया 25, मल्टीप्लाई बाय आपने कर दिया 100, ये आपका आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। यानी कि ये कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36% में आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट में नहीं पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई मत करना, सही है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे आता है, आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को उसकी मीन वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। देन आता है आपके पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, आप लोगों को इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस गिवन है, आपको सिग्मा ऑफ एक्स एंड सिग्मा ऑफ वाई भी गिवन है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशंस आपको गिवन है और कोफिशिएंट वेरिएंस आपको गिवन है, 2 डेटा सेट का।
तो अब आपको यहाँ पर इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हो, वो आप कैसे निकालोगे, जो भी आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस गिवन है आप उनसे क्या कर दीजिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है और दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ y। तो इस तरीके से जो है वो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे पहले केस में 32 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, सीधा सीधा आपका ये निकल जाएगा। तो फॉर्मूला नंबर 2 लिख लीजिए, याद कर लीजिए। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ ना, अगर 0.4% बच्चों में आना है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो 99.6% बच्चा एग्जाम में नहीं करके जाता है, क्योंकि बाकी सब तो सभी करके जा रहे हैं। कुछ स्पेशल करोगे तभी उस 0.4% बच्चों में आ पाओगे। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो आपके पास में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जहां पर आपके पास में नंबर ऑफ ट्रायल्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और आपके पास में वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा जाएगा। अब दिखने में बड़ा भयानक है ये क्वेश्चन, बट देखो इसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। करना कुछ नहीं था, सिर्फ आपको क्या करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर लेना है और आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना था आपके नंबर ऑफ ट्रायल से। दैट इज इट। यानी कि आपके पास वेरिएंस क्या होगा, n नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जैसे मैं एक करके दिखाती हूँ, कोई सा भी एक ले लेते हैं, लास्ट वाला ले लेते हैं। 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 और क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है तो 1 माइनस 0.4 1 माइनस 0.6 करके मैंने 0.4 लिखा है और एक में 0.6। ये जो आपका आएगा ना वो यहाँ पर आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस आ जाएगा। ऐसे आपको सभी के लिए करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो आपसे क्वेश्चन बनता है, जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, वो है जेड स्कोर। वैसे जेड टेस्ट हम कहाँ लगाते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ज्यादातर बच्चों को पता होना चाहिए ये चीज। अब आपको जेड स्कोर का यहाँ पर जो है वो ऑर्डर बताना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इस तरीके से क्वेश्चन को अगर आपको करना है ना, तो मैं आपको कुछ वैल्यूज है जो बता रही हूँ, लास्ट मोमेंट में इन्हें याद कर लो। आपके पास में जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है ना, अगर आपका जेड स्कोर 0 और 1 के बीच में होता है, देखो लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 0 और 1 के बीच में अगर होता है तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आती है, वो 34% के आसपास आती है, 34.13%। अगर आपके पास में जो आपका जेड स्कोर होता है ये 0 से कम होता है, 0 से माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी आती है 50%, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। अगर आपका जेड स्कोर 1 से 3 के बीच में होता है, मतलब ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आती है आपकी 15% के आसपास। और अगर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा, हम बोल रहे हैं जेड स्कोर में सबसे ज्यादा जेड स्कोर 2 से प्लस इंफिनिटी तक, तो जो आप लोगों की प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है सबसे कम, दैट इज 2.28 के आसपास। यहाँ पर आपका उत्तर आ रहा है। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है जब जेड स्कोर आपका माइनस में जा रहा होता है और सबसे कम प्रोबेबिलिटी बनती है जब जेड स्कोर आपका मैक्सिमम पॉजिटिव स्कोर पे जा रहा होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। देन आता है कि आपके पास में मीन वैल्यू है और आपके पास में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। ये तो खैर सबसे सिंपल होता है। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर, हम लोग बोलते हैं। तो 1/n सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। जैसे अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो आपके पास में जो है वो म्यू वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 5, और आप लोगों के पास में जो है वो ये वाली वैल्यू 1/n और सिग्मा आई का स्क्वायर जो है वो आपको गिवन है 50। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना चाहोगे तो आप करोगे 50 माइनस 5 का स्क्वायर और आप उसका क्या ले लोगे, अंडर रूट। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ये तो वेरिएंस निकल जाएगा। और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है भाई, ये जो आप लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना वो क्या होता है, वो होता है ये स्क्वायर, और जो वेरिएंस होता है वो होता है इसका रूट। तो हमें यही चीज यहाँ पर निकालनी थी। ऐसा आप हर ऑब्जर्वेशन के लिए जो है वो निकाल लीजिए। आपके पास में फॉर्मूला हर इक्वेशन में जो है वो सेम ही अप्लाई करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक बार मैं जूम कर देती हूँ, आप लोगों को ध्यान से देख लेना है इस फॉर्मूले को। तो दिस इज आप लोगों का 1/n है ना, समेशन के लिए, ऑटो सम के लिए यूज होता है, एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू ऑफ स्क्वायर। तो आप लोगों को जो है वो ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी और ये वैल्यू गिवन थी तो इसका आपने स्क्वायर कर लिया है।
और आपके पास में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखो यहाँ पर आप लोगों को बोला हुआ है कि मीडियन जो है वो आपको दी हुई है 14.4 एक्स और वाई वैल्यूज के लिए, टोटल फ्रीक्वेंसी अगर 20 है तो आपको, अच्छा आपसे ये बोला जा रहा है, हाँ ओके, टोटल फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है तो आपको x की और y की वैल्यू यहाँ निकालनी है अगर आपको मीडियन वैल्यू गिवन है तो। अब इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी आती है मोड वैल्यू, तो वो क्या होगी, वो ये होगी कि 4 प्लस ये जो है जो भी है, तो आप लोगों ने x और y की एक इक्वेशन बना ली, ठीक है ना, पर एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल निकाल सकते हो तो दूसरी इक्वेशन बनाओ। दूसरी इक्वेशन आप लोग निकालो मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हम कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं, हमारे पास में 14.4 आपने दिया है, 14.4 कहां पर लाई करता है, तो वो 14.4 यहां पर कहीं लाई करेगा, 12 से 18 के बीच में लाई करेगा, है ना जी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये समझना है कि हमारे पास में यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, इसके लिए 4 थी, इसके लिए क्या होगी 4 प्लस एक्स हो जाएगी, इसके लिए जो होगी वो कितनी होगी 4 प्लस 5 प्लस एक्स हो जाएगी, तो 9 प्लस एक्स हो जाएगी। तो अब आपने क्या किया है, आपने दो वेरिएबल्स निकाल लिए हैं और आपको उसे इस वैल्यू के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेना है, तो आपके पास में यहाँ पर जो है वो मीडियन का सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब जो बच्चे आई थिंक कॉमर्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो तो शायद इस फॉर्मूले को यूज भी करते होंगे, आपके पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, बट ज्यादातर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बाकी सब्जेक्ट में देखने नहीं मिलेगा, लास्ट वाला, बट बाकी सारे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वगैरह बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, अभी तक आपने बस पढ़े नहीं है इसलिए आपको आते नहीं है, एक बार पढ़ लो, बहुत आसानी से 2 नंबर आपके मिल जाएंगे। अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उम्मीद करती हूँ कि कुछ ऐसा कंटेंट दे पा रही होंगी जो शायद आपके लिए यूनिक है, शायद हर कोई नहीं पढ़ता है ना पढ़ाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, अगले वीडियो में कौन से की शॉर्ट ट्रिक चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। धन्यवाद।